यहाँ से आगे ना ऐसा ही करूंगा, जितना भी जो कभी किसी दिन कोई क्वेश्चन और टास्क दिया है, सबने कर लिया वो क्वेश्चन, फिर मैं किसी बच्चे को बोलूंगा आ जाओ और उस कंसेप्ट को बोर्ड पे आके समझा के जाओ। ठीक है, बेस्ट तरीका है, इससे पता भी चल जाएगा खुद बच्चे को कितना समझ में आया है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है। यहाँ का प्रेजेंटेशन मतलब वही प्रेजेंटेशन जो कॉपी में रहेगा, बंद ही रहता। प्लस दूसरी चीज, आप लोगों को भी कोई डाउट होंगे तो वो भी तुरंत के तुरंत एज इट इज सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, तो अब आकांक्षा बताएगी लैंड फ्रॉम डेवलपमेंट बाय हुम। मैरिस डेविस। लगा लो उसको। हेलो, आ रही है ना आवाज? हेलो। विलियम मॉरिस डेविस का मॉडल समझेंगे, किधर से स्टार्ट करा था उन्होंने। वो सबसे पहले उनके बारे में जान लो कि वो खुद कहाँ से बिलोंग रखते थे। तो वो अमेरिका के जोग्राफर थे। बेसिकली वो जियोलॉजिस्ट और मेटेरोलॉजिस्ट थे जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। और उनका जो बर्थ है वो 1834, हाँ ऐसा ही कुछ था, 1950 तक कुछ इसी मतलब उसमें थे उनका बर्थ। उसके बाद में वो सबसे ज्यादा घूमने में विश्वास रखते थे। अब वो जाते हैं अपलेंशियन माउंटेन, तो वो वहां पे देखते हैं कि अपलेंशियन माउंटेन वाइड क्यों है, ये मतलब इसकी जो स्लोप है वो इतनी स्मूथ क्यों है। तो उनके मन में ऐसा थॉट आता है कि पहले ये कैसा रहा होगा। तो उसके बाद में वो जो क्या नाम है, यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म है चार्ल्स लुयल का, उससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट। तो उससे वो इन्फ्लुएंस होके पूरा समझते हैं। और डार्विन से भी वो इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद में वो अपना खुद का मॉडल देते हैं। तो उसमें वो तीन चीजों को, और उनकी जो जोग्राफिकल, उनका जो सेमिनल वर्क है जोग्राफिकल साइकिल, हाँ जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, उसमें वो अपना पूरा मॉडल बताते हैं। और इसीलिए उनके मॉडल को फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन और पेनिप्लेनेशन तीनों बोलते हैं। और जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन उनकी बुक का नाम है। तो उन्होंने अपना मॉडल जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन पे दिया था। अभी वो तीन चीजें बताते हैं, तीन चीजों पे वो बताते हैं। एक तो बताते हैं वो स्ट्रक्चर, एक बताते हैं प्रोसेस, एक बताते हैं टाइम। इन तीनों पे बेस वो अपना मॉडल देते हैं। स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मतलब एटीट्यूड कैसा है, फोल्ड फोल्ड्स ये सब कैसे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर वो सब कुछ वो इसमें बताते हैं। प्रोसेस में वेदरिंग और इरोजन का कंसेप्ट देते हैं। और टाइम में वो इसे तीन जगह में डिवाइड कर देते हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योर और ओल्ड स्टेज। इसके बाद में वो अपना मैच्योर और ओल्ड, ये तीनों स्टेज वो बताते हैं। उसके बाद में हम्म अब इसके बाद में वो डायग्राम देंगे, इसी से पूरा समझ लेना। अभी लैंडफॉर्म्स कैसे डेवलप होते हैं सबसे पहले वहां से देखेंगे। लैंडफॉर्म एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस से डेवलप होते हैं। तो ये बताते हैं कि सबसे पहले एंडोजेनेटिक फोर्सेस कंप्लीट हो जाती हैं,
उसके बाद में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस स्टार्ट होती है, इसीलिए वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस बेस लाइन से स्टार्ट होती है। बेस लाइन का कंसेप्ट किसने दिया था? अमेरिकन ज्योग्राफर थे। बेस लाइन का कंसेप्ट पॉवेल ने दिया। इसके बाद में यहां तक वो बताते हैं कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस लग जाती हैं, तो ये इसका पीक हो गया। अब वो बोलेंगे कि यहां से इरोजन स्टार्ट होगा, यहां से इसके ऊपर प्रोसेसेस स्टार्ट होंगी। अब उन्होंने बता दिया अब ये नीचे जाएगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसकी लंबाई कम होती जाएगी, हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ये कम होती जाएगी। अब ये देखेंगे ये नीचे होता जाएगा, तो ये तो हो गई इसकी यूथ स्टेज। अब यूथ स्टेज में क्या होता है कि रिवर थोड़ी सी एग्रेसिव वे में होती है, और जब भी कोई चीज एग्रेसिव होती है तो वो हर चीज को कट करती है, तो एक तरीके से वो नाइफ की तरह वर्क करेगी। तो नाइफ की तरह वर्क करेगी तो वो वी शेप वैलीज बनाएगी, फिर और एग्रेसिव होगी, यू शेप वैलीज बनाएगी, कुछ इस टाइप। इसे ऑफिशियली गॉर्जस भी बोलते हैं। वाटरफॉल्स बनाएगी, रैपिड्स बनाएगी। फिर उसके बाद में वो आएगी मैच्योर स्टेज में। अब मैच्योर स्टेज में आने के बाद में वो एग्रेसिव वे से अपना थोड़ा कम हो जाएगी। एग्रेसिव वे से जब वो कम होगी तो अब वो वर्टिकल इरोजन के साथ साथ, ये वर्टिकल इरोजन कर रही थी, अब इसमें आके वो लैटरल इरोजन करेगी, मतलब वो साइड से भी कट करना स्टार्ट करेगी। लैटरल इरोजन हॉरिजॉन्टल से ही मान लेंगे, और स्मार्ट वर्क करेगी वो, कुछ ऐसा समझ लो कि पहले वो हार्ड वर्क कर रही थी पर अब वो स्मार्ट वर्क करेगी क्योंकि अब वो मैच्योर हो गई। तो अभी वो मिएंडर करते हुए कुछ ऐसे इस टाइप के बनाएगी, तो यूं चलेगी। अब वो थोड़ा शांत हो गई है, अब ओल्ड स्टेज में आते आते वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, और ऐसा समझ लो कि उसका रिटायरमेंट फेज आ जाएगा। तो रिटायरमेंट फेज में वो ऑक्सबो लेक्स ये बनाएगी, क्योंकि यहां से ये यहां से ये छोड़ेगी ना, अब ये शांत हो चुकी है, तो ये जो इसने छोड़ दिया ना ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ये बनेगा ओल्ड स्टेज में। फिर उसके और आगे जाएगा तो ये पैनी प्लेन बनाएगी। पैनी प्लेन ऐसे समझ लो बेस लेवल के बिल्कुल टच में होते हैं, पर ये बहुत रेयरली बनते हैं, बहुत रेयरली। तो पर ये बहुत रेयर बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद में पैनी प्लेन, और इसका मॉडल इसलिए अच्छा और पैनी प्लेन को एक चीज और बोलते हैं, मोनार्ड नॉक्स। पैनी प्लेन और पैडी प्लेन में क्या डिफरेंस होता है? पैनी प्लेन तो बनते हैं थोड़ी ह्यूमिड वाली जगह पे, और पैडी प्लेन्स बनते हैं एरिड वाली जगह पे। मतलब सहारा डेजर्ट में तो बनेंगे पैडी प्लेन्स और इसमें बनेंगे पैनी प्लेन्स, तो यही डिफरेंस होता है। अब इसके बाद में इसका मॉडल में जो पॉजिटिव्स थे ये वो थे कि इसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया पूरा, और सबसे पहला इसका मॉडल ऐसे समझ लो जेनेसिस था लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की। दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया, और थर्ड जैन हाँ मतलब इसने सब कुछ देखते हुए और फिर किया, तो ऐसा कुछ लिख लेना यार इसके आगे। अब नेगेटिव्स में क्या आएगा? नेगेटिव्स में आएगा कि ये इसने सबसे ज्यादा एंडोजेनेटिक फोर्सेस को साइड लाइन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस अर्थक्वेक हम लोग अभी भी फील करते हैं, तो इसने उसको साइड लाइन किया, और वही इसका डिजास्टर्स मूवमेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पर उसका नेगेटिव हो गया ये, जो कि इसके क्रिटिसिज्म का कारण बना। और फिर एंट्री हुई पैंक की, तो पैंक ने इसको इसी चीज से क्रिटिसाइज करते हुए अपना आगे का मॉडल दिया। तो पैंक का, और इसने क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को भी डिफाइन नहीं किया। एंथ्रोपोजेनिक जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स,
थर्ड वाला उसने एंडोजेनेटिक फोर्सेस को साइडलाइन कर दिया, जबकि अभी भी हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हिमालयाज में जो हिमालयाज जो हैं वो ऑलमोस्ट 6 से 10 मीटर्स हर मतलब एवरी ईयर अपलिफ्ट हो रहे हैं। और एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स में चंबल रेवाइंस का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप। ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया चंबल रेवाइंस बन गया एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स के कारण। टैही डैम्स बिल्डिंग, ये सब इसमें लिख सकते हो। फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस, इसके बाद में पैंक का मॉडल आएगा। तो पैंक तो सिक्वेंशियल नहीं बताएंगे सब कुछ, पैंक बोलेंगे, पैंक सिक्वेंशियली बताएंगे, वो बेस लाइन को कंसिडर नहीं करेंगे। वो सब बोलेंगे कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस साथ में ही चलते हैं। और डिफरेंस देख ही लो। यूं चलेगा इसका कुछ, मतलब ये बेस लाइन से टच होता हुआ, मतलब एंडोजेनेटिक फोर्सेस भी लगेंगी और एक्सोजेनेटिक भी लगेंगी। उसके और इसके डायग्राम में डिफरेंस देखा आप लोगों ने? उसका डायग्राम ऊपर तक चला गया, उसके बाद में वो नीचे नहीं आया। इसका देखना नीचे भी आएगा, मतलब एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस वर्क करेंगी। तो इसने ये पूरा मॉडल दिया था। इसने भी 3 स्टेजेस बताई थी, वैक्सिंग फेज, वैक्सिंग फेज में इसने बता दिया कि अपलिफ्ट ज्यादा होगा इरोजन से। क्या है? और उसके बाद में आएगी वैक्सिंग फेज के बाद में, क्या नाम था उस फेज का, यूनिफॉर्म फेज। तो उसमें वो डायनामिक हो जाएगा, मतलब अपलिफ्ट और इरोजन रेगुलर चलेंगे साथ में। और इसके बाद में वो आएगी वैनिंग फेज, उसमें इरोजन ज्यादा होगा। इसके और उसके पता है डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि इसने अपनी पूरी स्टडी है ना मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड करी, उसने ज्योग्राफिकल बेस्ड करी, इसने अपनी स्टडी अफ्रीका में रह के करी। तो इसने पैडी, इसका जो लास्ट बनेगा वो पैडी प्लेन्स बनेंगे, उसमें जो लास्ट बन रहे थे वो पैनी प्लेन्स बन रहे थे। तो एक आप ये भी एग्जाम्पल कर सकते हो। और इसकी सेमिनल बुक का नाम था मॉर्फोलॉजिकल साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म, ऐसा करके कुछ था, चेक कर लेना एक बार। एंडो, एक्सो, इसमें दोनों शुरू से साथ में लग रही हैं, तब कौन सी शुरुआत में एंडो। और एक्सो भी लग रही। वो लिखो उसमें डेविस ने क्लास को समझाते हुए वो जैसे डेविस थे वो वाला डेविस के डायग्राम में क्या हो रहा था? पेज से देखो, बैक करो पेज, ये जहाँ पे 5 नंबर लिखा है उसको हाँ बैक करो, हाँ यहाँ पे यूज स्टेज है वहाँ पे देखो यहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्सेस पहले लगेंगी, तो एंडोजेनेटिक यहाँ पे ज्यादा। एंडोजेनेटिक लगेगी यूथ, इसमें बेस लाइन वाले में। यूथ स्टेज तो बाद में स्टार्ट होगी ना, एक बार पूरा ये बन जाएगा उसके बाद में स्टार्ट होगा। और तो एक्सोजेनेटिक, तो ये बात गलत है क्योंकि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी साथ में लगती हैं और एंडोजेनेटिक फोर्सेस दोनों साथ में वर्क करती हैं। ठीक है, बैंक ने। तो इसीलिए देखो इसका उसका तो डायग्राम है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव जैसा कुछ लग रहा है। इसका डायग्राम देखो बिल्कुल इसको बेस लाइन को टच करता हुआ चल रहा है, मतलब यहाँ पे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों साथ में वर्क करेंगी। इसका डबल टिक मान लो, ये थोड़ा ज्यादा मान लो, और एक्सो उसने क्रॉस करवा दिया था। ठीक है, और दोनों का ये हो गया खत्म। तो पर दोनों ही आज के वाले हम एंथ्रोपोजेनिक वाले पीरियड में दोनों ही हम कंसिडर, मतलब दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स भी होते हैं और अभी हिमालय का अपलिफ्टमेंट भी देख ही रहे हैं हम लोग। तो दोनों को ही कंबाइंड करके और फिर मॉडल लेके आना पड़ेगा। तो यही इसका कंक्लूजन है। बैंक का नेगेटिव
बैंक का नेगेटिव, हाँ इसका लैंग्वेज बैरियर आ गया था, जर्मन लैंग्वेज में दे दिया था इन्होंने पूरा। हाँ, और इसने बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दिए थे कुछ, एनी, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दिए थे, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी इसकी। और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ही तो थी इसकी, जर्मन लैंग्वेज में दिया था इसने, जो कि सबके लिए समझना, और स्कूल वाला, तो ये उसको भी क्रिटिसाइज करता है, मतलब उसके मॉडल को ये अपनाने की जगह, मतलब उसी में मॉडिफिकेशन करने की जगह ये अपना अलग से मॉडल बनाने में विश्वास करता है। ठीक है, कंक्लूजन कैमरा में देख के बोले साइंस और साइंटिफिक स्टडीज में कंट्रोल पॉलिटिक्स। तो इसका कंक्लूजन तो इसके नेगेटिव्स से ही आएगा कि इसने डेविस को क्रिटिसाइज किया, जबकि इसे डेविस के मॉडल को क्या करना चाहिए था, मॉडिफाइड। और इसका रीजन क्या था, पॉलिटिकल रीजंस थे। तो इसके कंक्लूजन में ऐड कर लेना कि ज्योग्राफिकल स्टडीज में और ये साइंटिफिक स्टडीज में पॉलिटिकल रीजंस नहीं आने चाहिए। तो यही था दोनों मॉडल। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू आकांक्षा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है पूरे कंसेप्ट को। हाँ, ये तो एक टीचर का रोल होता है कि उसको लिखना कैसे है, पर इन सब पे अगर ना भी जाओ तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि हाँ शुरू में अगर वो सीधा ही अपलिफ्टमेंट होता है, और अकॉर्डिंग टू डेविस वो क्या बोलते थे कि हाँ फर्स्ट एक ऐसी स्टेज लगेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लगेगी, एंडोजेनेटिक, और बिल्कुल भी नहीं लगेगी क्या, एक्सोजन। मॉडल सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने ऐसा बताया। ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल तो किसका था, टैंक का था, और यही इन दोनों के बीच का क्या था, डिफरेंसेस था। दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी बहुत अच्छे से बताए हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको जितनी भी इन्होंने स्टेजेस बताई हैं पेपर में और अच्छे से डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या है, टाइम क्या है, तीनों स्टेजेस में कौन कौन से रोल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड स्टेज में आओगे तो तब उस समय एंडोजेनेटिक काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, एक्सोजन। बट अकॉर्डिंग टू पेंग थ्योरी बिल्कुल अलग हो जाएगी, वही इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। और एक अल्टीमेट कंक्लूजन ही क्या है कि दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे, काश दोनों साथ में आते और एक नई ऐसी थ्योरी लेके आते जो वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होती। तो कभी भी साइंटिफिक स्टडीज में राइवलरीज नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल रीजन्स। साइंस की कोई कम्युनिटी नहीं होती, साइंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती, साइंस अपने आप में सबसे बड़ा रिलीजन है। यही इस चीज़ का सबसे बड़ा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। इसी स्टूडेंट सीरीज में धीमे धीमे करके हर एक बच्चा आएगा और जो भी हमने क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है उसे बोर्ड पे आके समझाएगा। ठीक है।